नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। भारतीय जनता पार्टी अपने को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मानती है। उसका मानना है कि उसका संगठन सबसे अच्छी तरीके से काम करता है, उसके कार्यकर्ता समर्पित हैं और जिस भी काम को उसकी पार्टी के लोग, संगठन के लोग लेते हैं, उसे पूरा करके ही आगे बढ़ते हैं। 2014 से लेकर और 2024 तक ये सिनेरियो काम करता रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में जब विपक्ष ने एक नैरेटिव सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान में बदलाव करे और आरक्षण को खत्म करे, इस नैरेटिव की कोई काट भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं बनी। ना ही उनका ओबीसी कार्ड काम आया, ना ही एससी कार्ड उनका काम आया, और जो उनकी सबसे पॉपुलर सेना आईटी सेल कहलाती थी, वो भी हाथ पांव ढीले करके पड़ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए 370 प्लस की सीटों का जो लक्ष्य लेकर चली थी, उसके आधे से में ही वो रुक गई। 240 सीटें ही उसे लोकसभा के चुनाव में मिली। भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी यानी एनडीए के जो घटक दल थे, उनकी भी हालत बुरी रही। और सबसे जो बड़ी बात नज़र आई कि घटक दलों के साथ तालमेल भारतीय जनता पार्टी का इस चुनाव में नहीं दिखा। इसकी साफ वजह ये थी कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस तरीके से काम नहीं कर रहा था जिस तरीके से 2014 और 19 में उसने काम किया। ये भी हो सकता है कि 2014 और 19 में विपक्ष उतना ताकतवर नहीं था, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी की जो ढोल की पोल थी वो खुली नहीं। लेकिन 2024 में जैसे ही भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मजबूत विपक्ष आया, भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन की तमाम कमियां सामने आ गईं। ना तो सही तरीके से वोट पड़े, ना ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन उस नैरेटिव को ध्वस्त कर पाया, और जो भी नरेंद्र मोदी की सरकार या उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो अच्छे काम किए, उनको भी वो जनता तक नहीं पहुंचा पाई। वजह है कि उसकी एक तरीके से हार समझी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भले ही सरकार बनाने में सफल हुई हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए हों, इसके बाद भी विपक्ष अपना ये नैरेटिव चलाने में सफल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की अल्पमत की सरकार है, ये गिर जाएगी और ये पूरा बहुमत वाली सरकार नहीं है। अगर देखें तो कांग्रेस 200 के ऊपर लोकसभा में सीटें सिर्फ 2 बार मिली हैं, 1991 में और 2009 में। इसके बावजूद 240 वाली भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस जीता हुआ मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहले जब शपथ ग्रहण नहीं थी, उस समय कहा गया कि इंडिया गठबंधन भी सरकार बनाएगा, एनडीए को सरकार बनाने नहीं देगा, लेकिन जोड़ तोड़ से एनडीए की सरकार बन गई। उसके बाद प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण को लेकर कहा गया कि वो शपथ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। बहुमत साबित होने के बाद प्रोटेम स्पीकर और फिर स्पीकर को लेकर विवाद हुआ। वहाँ भी विपक्ष ने एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो बहुमत था उसको बार बार चुनौती दी। सबसे खराब हालत तब हुई जब लोकसभा में सत्र चला और उस सत्र में प्रधानमंत्री को विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। प्रधानमंत्री करीब 2 घंटा 14 मिनट बोलते रहे, लेकिन उस पूरे 2 घंटा 14 मिनट विपक्ष बराबर हो हल्ला करता रहा और नारेबाजी करता रहा। एक बार भी ऐसा समय नहीं आया कि जब प्रधानमंत्री बोले हों और विपक्ष चुप रहा हो। इन हालातों का जिक्र इसलिए क्योंकि इससे पता चलता है कि विपक्ष कितना हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी अचानक इतनी रक्षात्मक हो गई है। संसद के अंदर राहुल गांधी नेतृत्व को लेकर जो बातें कही, उस पर भी भारतीय जनता पार्टी की जिस तरीके से प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी वो नहीं आई। इसके बाद संसद के बाहर वो लगातार हमलावर हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर। वो हाथरस गए उत्तर प्रदेश में, जहाँ दुर्घटना में 122 लोग मारे गए थे। वो मणिपुर गए जिसका मुद्दा बार बार उठ रहा था। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता केवल ये कहते रह गए कि राहुल गांधी को
मणिपुर के साथ साथ पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी जाना चाहिए, जहां पर किस तरीके की घटनाएं हुई हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा और वो लगातार दौरे पर दौरे कर रहे हैं। नेता विपक्ष बनने के बाद पूरे देश में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक ऊर्जावान नेता के तौर पर राहुल गांधी अब जनता के बीच जा रहे हैं। गुजरात में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती देते कहा कि पहले अयोध्या में हराया है और अब गुजरात में हराएंगे। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा गुजरात से आडवाणी जो रथ यात्रा लेकर निकले थे, उस अयोध्या आंदोलन को 2024 के चुनाव में हरा दिया गया है। यानी एक तरीके से वो हिंदुत्व पर भी और राम मंदिर आंदोलन पर भी लगातार हमलावर हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसके विकल्प में किसी तरीके का नैरेटिव न तो बना पा रही है, ना ही उनके हमलों का जवाब दे पा रही है। एक तरीके से देखें तो भारतीय जनता पार्टी सन्नाटे में है और उसके कार्यकर्ता, चाहे प्रवक्ता हों या उनका जो इकोसिस्टम है, वो किसी भी तरीके से सोशल मीडिया पर इस तरीके के माहौल का जवाब देते नहीं बन रहा है। कांग्रेस, उसके संगठन दल और उसका इकोसिस्टम पूरी तौर से इस चुनाव के पहले से हावी है और अभी तक उसका माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे पाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री BL संतोष लखनऊ में थे और संगठन की एक बैठक कर रहे थे। इस संगठन की बैठक में जो उन्होंने सवाल किए, जिस तरीके से उन्होंने बातों को उठाया, उससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन के अंदर किसी भी तरीके का उत्साह न इस चुनाव में था और न अब नज़र आ रहा है। BL संतोष ने उन 7 दलित मंत्रियों से भी बात की और पूछा कि आखिर किस वजह से वोट नहीं मिले। ये सारे मंत्री अपने कामकाज के बजाय प्रदेश सरकार के काम को जिम्मेदार मानते रहे और एक ही बात कहते रहे कि चूँकि निजी नौकरियों में, यानी जो संविदा पे नौकरियां मिल रही हैं, उनमें आरक्षण नहीं दिया गया है, लिहाजा दलित नाराज हुए और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया। ये जो बयानबाजी थी ये पूरी सही नहीं है। दलित मंत्री अपने में व्यस्त रहे और उन्होंने सरकार की नीतियों को, सरकार की उपलब्धियों को और सरकार जो दलितों के लिए कर रही थी उसका कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। 2014 के लोकसभा चुनाव में 17 की 17 सीटें जो सुरक्षित हैं उत्तर प्रदेश की, वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। 2019 में 14 सीटें मिली और 2024 में ये सीटें घट के 8 रह गई। ऐसे में समझा जा सकता है कि दलित मंत्रियों का उनके क्षेत्रों पे क्या प्रभाव रहा है और किस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम किया है। एक बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी के IT सेल और भारतीय जनता डील करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय से, उन पर भी तमाम तरीके के सवाल हैं और IT सेल पर भी हैं। BL संतोष ने कहा कि IT सेल में 25 से 30 हज़ार लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो रिट्वीट हो रहे हैं उनकी संख्या बेहद कम है। BL संतोष ने भारतीय जनता पार्टी मीडिया प्रकोष्ठ पर तो हमला नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि 2014 और 2019 वाले हालात अब नहीं हैं, लिहाजा सतर्क होकर काम करना पड़ेगा। समय से जो नैरेटिव बन रहा है उसका जवाब देना पड़ेगा, अपनी बात जनता तक पहुंचानी पड़ेगी। चूक कहाँ हुई? दरअसल मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सरकारी विज्ञापन ले रहा था और दूसरा एक बड़ा हिस्सा था जिसकी पहुंच सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय और उसके अपने ऑफिस तक थी या उसके समाचार पत्र अधिक से अधिक सूचना विभाग में पाए जा रहे थे। इनको जनता किसी भी तरीके से न पढ़ रही थी न पसंद कर रही थी। लेकिन मीडिया सेल लगातार ऐसे अखबारों को, ऐसे पत्रकारों को प्रश्रय दे रहा था। दूसरी तरफ जो इंडिया ब्लॉक है उसने इस बार सोशल मीडिया का प्रयोग किया। सोशल मीडिया पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, इन सब का बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया। जो इस क्षेत्र के इन्फ्लुएंसर थे उनको अपनी तरफ मिलाया और उनके साथ मिलकर कांग्रेस की नीतियों को, कांग्रेस के मुद्दों को आगे बढ़ाया। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नैरेटिव बनाने में भी सोशल मीडिया की बड़ी भूमिका रही। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ नहीं पाई। वो अपने जो परंपरागत अखबार थे
उनके साथ लगी रही, उसने सोशल मीडिया का उस तरीके से प्रयोग नहीं किया। आज ये बात BL संतोष को खुद सही लगती है। उनका कहना है कि अब भारतीय जनता पार्टी को भी सोशल मीडिया के जरिए और इन्फ्लुएंसर के जरिए अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसे में साफ है कि जो स्थिति सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसके पीछे संगठन का निष्क्रिय रहना एक बड़ा कारण है। अब देखना ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को, खास तौर से मीडिया सेल को और IT सेल को किस तरीके से एक्टिव करती है और क्या उसका परिणाम होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में 10 उपचुनाव हैं, उनमें ये पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी में कितना सुधार हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में किस तरीके की कमी थी, आपको क्या लगता है, ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, धन्यवाद।